हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जियो प्लेनेट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक वापस करंट अफेयर्स के टॉपिक से रूबरू करवाने हेतु आपके सामने आया हूँ। इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे वैश्विक महामारी के दौर से गुजरता हुआ संपूर्ण विश्व और भारत देश द्वारा और विशेषकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई है, उसके इम्पोर्टेंट बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों महत्वपूर्ण है और आगामी भर्ती परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हमें ध्यान रखना है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर समस्त विश्व इस महामारी के कारण बैकफुट पर आ चुका है और भारत भी प्रयास कर रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में आई मंदी को समाप्त कर सके और एक आत्मनिर्भर भारत बना सके। शुरुआत करते हैं टॉपिक की। सबसे पहले हम बात करते हैं वैश्विक कोरोना महामारी के कारण 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 को रात्रि के समय, रात्रि 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से हमें प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक समाज को, प्रत्येक राज्य को और राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को मिलकर आत्मनिर्भर बनना होगा। इसके लिए इन्होंने बेसिक बातों पर बात की और इन बेसिक बातों में सबसे महत्वपूर्ण रहा 5 पिलर्स। देखिए, ये 5 पिलर्स क्या हैं, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा 5 स्तंभों में शामिल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं चर्चा करता हूँ उन 5 पिलर्स की, 5 स्तंभों की। तो 5 स्तंभ जो हैं वो 5 स्तंभ है। सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था, फिर है बुनियादी ढांचा कि जो बेसिक फंडामेंटल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, निर्माण उद्योग की जो छोटी छोटी इकाइयां हैं उन्हें डेवलप करना। थर्ड, व्यवस्था बनाना, चाहे वह किसान वर्ग हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उन सब की एक व्यवस्था तैयार करना, जिसके माध्यम से हम उन्हें
एक प्रगति की राह पर चला सके। साथ ही जागरूक जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा। इस कोरोना महामारी के इस दौर से हम गुजर रहे हैं, तो हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपने अधिकारों को ध्यान रखना होगा। हम किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की हम पालना करनी है, किस तरह से हमें आगे आना है, किस प्रकार से हमें एक समुदाय में रहना है और एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। हमें खुद को भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। और दूसरा मांग, डिमांड, तो हमें डिमांड का भी ध्यान रखना है। जहाँ जिस प्रकार से जैसे डिमांड होती है, तो हमें डिमांड का भी ध्यान रखना होगा। चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे वो छोटा उद्योगपति हो, चाहे वह बड़ा उद्योगपति हो। तो ये 5 पिलर्स हैं। क्या है ये 5 पिलर्स? इन 5 पिलर्स का हमें ध्यान रखना होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 स्तंभों में शामिल नहीं है? ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें आपको ऑप्शन दे सकता है अर्थव्यवस्था, ये आपका ऑप्शन सही होगा। बुनियादी ढांचा, ये ऑप्शन आपका अच्छा होगा। अर्थव्यवस्था, जागरूक जनता और मांग। तो आपको ये कुछ महत्वपूर्ण जो 5 पिलर्स हैं, आपको इनका ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसके तहत 20 लाख करोड़, कितना? 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया भारत को, जिसके माध्यम से भारत आत्मनिर्भर बन सके। तो कितने रुपए का पैकेज है, तो आपको ध्यान रखना है ये कितने रुपए का पैकेज है। तो ये 20 लाख करोड़ का ये पैकेज है। और कैसा पैकेज है? आर्थिक पैकेज, जो कि भारत की जीडीपी का कुल कितना हिस्सा 10% ही हिस्सा रखता है। महत्वपूर्ण है। 20 लाख करोड़ विशेष आर्थिक पैकेज और भारत की जीडीपी का 10% हिस्सा रखता है। उसके बाद जो विशेष चर्चा रही MSME। यहाँ MSME 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इन 3 महत्वपूर्ण चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट रहा वो रहा M4 माइक्रो, S4 स्मॉल, M4 मीडियम, E4 इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण क्या रहा? इसमें महत्वपूर्ण ये रहा कि हमें माइक्रो लेवल के जो उद्योग हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है। जो माइक्रो लेवल के उद्योग हैं उनका हमें विशेष ध्यान रखना है। और माइक्रो लेवल के बाद हमें स्मॉल कैटेगरी यानी कि मध्यम आकार के लघु आकार के जो उद्योग हैं, हमें उसे भी ध्यान रखना है। और फिर मध्यम आकार के जो उद्योग हैं, हमें उन्हें भी ध्यान में रखना है। तो माइक्रो लेवल से हमने शुरुआत की, फिर हम माइक्रो लेवल से स्मॉल लेवल की ओर आए, यानी लघु उद्योग किया है, और फिर हम मीडियम यानी कि मध्यम उद्योग किया है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे पास सूक्ष्म स्तर के, लघु स्तर के और मध्यम स्तर के जो उद्योग हैं, यदि वे प्रभावशाली हो जाएंगे, तो बड़े जो उद्योग हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी के जो उद्योग हैं, वो धीरे धीरे डेवलप होते चले जाएंगे। लेकिन इनका डेवलप होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब शुरुआत वह है जो व्यक्ति वापस जीरो से उस चीज़ की शुरुआत करने जा रहा है। क्योंकि अभी सब जितने भी उद्योग हैं, सब उद्योगों की अर्थव्यवस्था सब कुछ चौपट हो गई है। सब का जो एक पैरामीटर था वो धीरे से नीचे की ओर आ गया है। इस महामारी के दौर में सभी उद्योग धंधे बंद पड़ गए थे। धीरे धीरे उद्योग धंधों ने विकास करना शुरू किया, हालांकि अभी उस गति में नहीं है, लेकिन बेसिक क्या है, यानी माइक्रो लेवल के उद्योग। सूक्ष्म के बाद हम बात करें तो लघु स्तर के उद्योग,
और फिर हम बात करें कि मीडियम यानी मध्यम प्रकार के उद्योगों को हमें क्या करना है, हमें प्रभावशाली बनाना पड़ेगा, तब जाके हम हमारी जो अर्थव्यवस्था जो पहले की अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था में हम वापस से उस पायदान पर आकर खड़े हो सकें और आगे हम विकास कर सकें। तो इसलिए हमें इनका ध्यान रखना होगा। यह विशेष महत्वपूर्ण जो MSME जो ये एक श्रृंखला बनाई गई है, इस श्रृंखला में आपको ध्यान रखना है, इसमें जो भी व्यवसायों से संबंधित जो धनराशि है वो लगभग कितना है, तो वो आपको ध्यान रखना है। वो लगभग 3 लाख करोड़, लगभग 3 लाख करोड़ की जो पूंजी है वो इसमें समावेशित है। और साथ ही साथ MSME के लिए 20,000 करोड़ के कम महत्व का ऋण उपलब्ध करवाना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। 20,000 करोड़ के कम महत्व का ऋण उपलब्ध करवाना इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये समय रहा जब हमने इन उद्योगों के लिए हमने कार्य किया, और ज़रूरी भी था क्योंकि ये सभी उद्योग धंधे जो थे ये लगभग समाप्त हो चुके थे या इनके लिए एक नया आधार बनाना ज़रूरी था, और वो कार्य हमने किया। वो कार्य करना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि यदि ये कार्य नहीं होता तो शायद इससे काफ़ी बेरोज़गारी बढ़ जाती, और हमारे जो प्रवासी मज़दूर हैं जो हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर आते जाते हैं, जो कि रोज़गार कमाने के लिए अपने राज्यों को छोड़ देते हैं, अपने गृह ज़िले को छोड़ देते हैं और अन्य राज्य में जाके वहाँ कार्य करते हैं, और कार्य करने के पश्चात कुछ धन जुटा पाते हैं, उनके लिए विशेष महत्व का रहा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, MSME का जो एक प्लान तैयार किया गया, इस प्लान की महत्वपूर्ण बात क्या थी कि यदि 1 करोड़ का निवेश होगा, यदि 1 करोड़ का निवेश किया जाएगा तो वह माइक्रो लेवल पर माना जाएगा। किस लेवल पर माना जाएगा? माइक्रो लेवल पर। ध्यान रखें, मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। पहले जो एक सिस्टम था माइक्रो, स्मॉल और मीडियम पैकेज का, उस पैकेज में और इस पैकेज में यानी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत काफ़ी परिवर्तन किए। ये परिवर्तन जो हुआ है ये 12 मई 2020 को जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐलान किया था, उसके एक दिन पश्चात यानी कि 13 मई 2020 को हमारी वित्तीय मंत्री, हमारे देश की वित्तीय मंत्री, अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि भारत की वित्तीय मंत्री का नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दें कि भारत की वित्तीय मंत्री का नाम क्या है। तो भारत की वित्तीय मंत्री ने 5 दिवसीय, कितने दिन? 5 दिवसीय यानी 13 मई, 14 मई, 15 मई, 16 मई और 17 मई, यानी कि 5 दिवसीय हमारी वित्तीय मंत्री ने 5 दिवसीय 12 मई को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई रात्रि के 8 बजे, और अगले ही दिन यानी कि 13 मई 2020 से 5 दिन तक 13 मई, 14 मई, 15 मई, 16 मई और 17 मई 5 दिन तक हमारी वित्तीय मंत्री और उनके जो सलाहकार, जो उनके सहायक प्रतिनिधि, उन लोगों ने 5 दिन तक देश के सामने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। तो उन विभिन्न पहलुओं पर जो चर्चा की, उन विभिन्न पहलुओं की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके साथ हम अभी बात करने जा रहे हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन यहीं से बनता है, अक्सर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। और आजकल जो एक नया पैटर्न, चाहे वो UPSC हो, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, RPSC हो या राजस्थान का अधीनस्थ बोर्ड हो, तो विभिन्न इन एग्ज़ाम्स में विभिन्न एजेंसी जो है ये विभिन्न एग्ज़ाम्स में अनेक प्रकार से क्वेश्चंस को क्रिएट करती हैं। और जब तक आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता नहीं हो कि किस क्वेश्चन के पैटर्न पर बोर्ड
क्वेश्चंस पेपर क्रिएट करता है, एग्जामिनर क्वेश्चंस क्रिएट करता है, जब तक हम उसको क्रैक नहीं कर सकते। तो क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से बनते हैं और एक नए नए पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। आजकल यूपीएससी सबसे ज़्यादा जो पैटर्न फॉलो करती है वो पैटर्न फॉलो करती है स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। 4 कथन दे देती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। और आजकल एक नया पैटर्न, यदि हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी क्या करती है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग करती है। क्वेश्चन की इसने फ्रेमिंग, मान लेते हैं क्वेश्चन की फ्रेमिंग किया और क्वेश्चन को फ्रेम किया, क्वेश्चन यहाँ एक कोई क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, और आपसे यहाँ कथन देंगे स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट डी। केवल यहीं तक नहीं रुकते, ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट आपको दिए। 4 स्टेटमेंट को आपको पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। और उसके बाद नीचे देते हैं कूट, नीचे क्या देंगे कूट, और फिर आपको ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर ए व बी सही, सेकंड ऑप्शन दे देंगे बी और सी सही, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा ए बी और डी सही, और फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा आपका बी सी और डी सही। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आजकल पैटर्न आते हैं। अब इस तरह से यदि आपको पैटर्न पता होगा क्वेश्चंस का तो आप एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें इसी का ध्यान रखते हुए मैं इसी तरह से आपसे जो मैटर मैं लेकर आता हूँ तो उसी तरह से मैटर लेकर आता हूँ कि आप संपूर्ण रूप से उस टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस कर लें और वहाँ से क्वेश्चंस इस तरह से बन सकते हैं, उसको आप तैयार कर सकें। आइए देखते हैं। देखिए, MSME में जो निवेश, यदि 1 करोड़ का निवेश होता है तो वो निवेश कैसा माना जाएगा, वो माइक्रो लेवल पर निवेश माना जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 कि इस जो स्टेटमेंट या यूँ कहें कि एक ये जो सारणी बनाई गई है, ये सारणी किसके द्वारा बनाई गई है, तो आपको ध्यान रखना है ये सारणी किसके द्वारा बनाई गई है। तो ये SP गुप्ता समिति 2006 में एक समिति आई थी, उस समिति का नाम था SP गुप्ता समिति के द्वारा ये एक वर्गीकरण किया गया। और ये वर्गीकरण जो किया गया ये किसके लिए किया गया था, ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, जो अभी हमने बात की जस्ट कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये 3 प्रकार के जो निवेश के आधार हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे हैं, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, उनके आधार पर ये हमने इनके वर्गीकरण किए हैं। देखते हैं। नंबर 1 हम चर्चा करें तो सूक्ष्म, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सूक्ष्म यानी सबसे छोटा, यानी कि माइक्रो लेवल का। किस लेवल का, माइक्रो लेवल का। माइक्रो लेवल में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि विनिर्माण में आप कितना निवेश कर सकते हैं, 25 लाख रुपए का निवेश कर सकते थे। ये पहले की चर्चा कर रहे हैं, 25 लाख का निवेश कर सकते हैं, जबकि इसका जो टर्नओवर था वो 10 लाख था। कितना था, 10 लाख। सेकंड, स्मॉल सेक्टर की बात करें तो स्मॉल सेक्टर में आप जो निवेश कर सकते थे वो 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक निवेश हो सकता था। 25 लाख से 5 करोड़ तक निवेश हो सकता था। और इसका जो टर्नओवर था वो टर्नओवर था 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक, 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक। उसके बाद जो मध्यम है, यानी कि माइक्रो, फिर स्मॉल और स्मॉल के बाद मीडियम। तो जो मीडियम है यानी मध्यम प्रकार के जो उद्योग है, उसके लिए जो निवेश की राशि थी वो निवेश की राशि थी 5 से 10 करोड़, 5 से लेकर 10 करोड़। लेकिन टर्नओवर जो था वो टर्नओवर था 2 से 5 करोड़, 2 से 5 करोड़। तो ये महत्वपूर्ण है कि कितना तो टर्नओवर होना चाहिए और कितना हम निवेश कर सकते हैं। तो ये जो था ये SP गुप्ता समिति द्वारा 2006 में जो हमारे 3 मुख्य उद्योग श्रृंखलाएं हैं, जिसमें हमने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इन तीनों की चर्चा की। लेकिन अभी जो 13 मई को जो एक
वर्गीकरण किया गया है, वित्त मंत्री द्वारा बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि अब इसको बिल्कुल नए सिरे से बनाया गया। और नए सिरे से क्या बनाया गया कि यहाँ जो एम है, ये एम शो कर रहा है माइक्रो लेवल को, और इस माइक्रो लेवल में निवेश की राशि कितनी हो जाएगी, 1 करोड़ रुपए। निवेश की राशि कितनी हो जाएगी, 1 करोड़ रुपए। तो आपको दोनों ही याद रखना है कि पहले निवेश की राशि कितनी थी, 25 लाख रुपए। पहले निवेश की राशि कितनी थी, 25 लाख पहले, और अब निवेश की राशि माइक्रो लेवल पे कितनी हो जाएगी, 1 करोड़ रुपए। आगे आपको समझ में, तो इस तरह से हमें एनालिसिस करना है पुराने को नए से और नए को पुराने से। जब तक हम इस तरीके से इसको पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्वेश्चन कहाँ से और किस तरह से वो आपसे पूछ सकता है। तो ये तो है पुराना, ये क्या है, ये तो है पुराना कि माइक्रो लेवल पर जो निवेश की राशि थी वो 25 लाख रुपए थी, और अब जो निवेश की राशि है नए स्तर पर, मतलब माइक्रो लेवल पर, वो कितनी होगी, 1 करोड़। अब टर्नओवर की भी चर्चा कर लेते हैं। माइक्रो लेवल पर जो टर्नओवर था, माइक्रो लेवल पर जो टर्नओवर था, वो टर्नओवर कितना था, 10 लाख रुपए। टर्नओवर कितना था, 10 लाख रुपए। लेकिन माइक्रो लेवल पर जो नया टर्नओवर बना है वो कितना बनेगा, 5 करोड़ रुपए। कितना बनेगा, 5 करोड़ रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो टर्नओवर था वो था 10 लाख रुपए, और यहाँ पर जो नए स्तर पर टर्नओवर हुआ वो बनेगा 5 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, या आप अच्छी तरह से लिख लें इसको कि पुराने समय में जो वर्गीकरण था उसमें माइक्रो लेवल पर निवेश कितना था, 25 लाख, और अब निवेश कितना हो गया, 1 करोड़। ठीक है, ये पुराने स्तर पर नए स्तर पर टर्नओवर के हिसाब से 10 लाख था पुराने स्तर पर, और नए स्तर पे कितना हो गया, ये 5 करोड़। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमें मिलता है, यानी कि स्मॉल स्तर पर। स्मॉल स्तर पर वर्तमान में जो निवेश की जो नई स्कीम बनाई है वो है 10 करोड़। कितनी है, 10 करोड़। जबकि पुराने स्तर पर ये कितनी है, 25 लाख से लेकर 5 करोड़। 25 लाख से लेकर 5 करोड़, ये ध्यान रखें। नए स्तर पे कितना हो गया, 10 करोड़। ठीक है, निवेश की राशि तो ये समझ में आ गई। अब हम बात करें टर्नओवर, तो टर्नओवर पुराना कितना था, 10 लाख से लेकर 2 करोड़। 10 लाख से लेकर 2 करोड़, और नए स्तर पर जो टर्नओवर होगा वो कितना होगा, वो होगा 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक। 5 लाख से लेकर 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक, ये एक नया हमारा टर्नओवर होगा, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में नया जो निवेश होगा वो 10 से 20 करोड़ होगा। 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ होगा, और टर्नओवर जो होगा वो 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच होगा। 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में होगा। ये हमारी एक नया वर्गीकरण आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमारे जो भारत के वित्त मंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने इसकी शुरुआत की और एक ये नया परिभाषा हमें सिखाई और एक नया वर्गीकरण हमें दिया। ये आपको ध्यान रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चर्चा करें तो नेक्स्ट प्रवासी कामगारों के लिए कल्याण लाभ की पोर्टेबिलिटी, यानी कि हमें क्या देना है कि जो प्रवासी जो हमारे राज्य के थे और किसी कारणवश वो काफ़ी समय से अन्य राज्यों में जाकर कार्य कर रहे थे, और इस महामारी के दौर में उन्हें पुनः अपने घर पर आना पड़ा, उन्हें सुविधा मुहैया नहीं कराई पाई गई, या उन्हें सुविधा मिली तो उस प्रकार की सुविधा नहीं मिली, तो उन लोगों ने उस राज्य से आना ही उचित समझा और अपने घर की तरफ वो लौट चले। कुछ लोग आपने देखा होगा,
कुछ लोग सड़कों पर चल रहे हैं, कुछ लोग रेल की पटरियों पर चल रहे हैं, कुछ रेलों में सफ़र करके आए हैं, कुछ बसों में सफ़र करके आए हैं। तो इस प्रकार से जो प्रवासी कामगार थे उनके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, कल्याण लाभ की पोर्टेबिलिटी देनी पड़ेगी। उन्हें कुछ ऐसे रोज़गार मुहैया करवाने पड़ेंगे जहाँ पर वह हैं वहाँ पर भी, और यदि वह कहीं और जाते हैं तो वहाँ पर भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन प्रवासी कामगारों के लिए लाभ के लिए कुछ दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये किसमें दिया गया है, ये आत्मनिर्भर जो अभियान चलाया है हमने उसके तहत ही सारी हम बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट, वित्तीय मंत्री द्वारा कृषि के क्षेत्र में, वित्तीय मंत्री द्वारा कृषि के क्षेत्र में भी कार्य किए जाएंगे। कृषि के क्षेत्र में भी क्या करने पड़ेंगे, हमें कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे कृषक हैं वह भी इस महामारी के दौर से, संकट से गुजरे हैं। ठीक है, फसलों की जो उनकी उत्पादित हुई थी उसका उन्हें भली प्रकार से मूल्य नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, और कहीं ना कहीं उन्हें समस्या का सामना करना पड़ा। तो उसको निजात पाने के लिए कृषक समुदाय के लिए भी वित्तीय मंत्री ने अपने इस भारत निर्भर अभियान में कुछ बातें कही। तो कृषि के क्षेत्र में भी हमें क्या बनना पड़ेगा, सबल बनना पड़ेगा, सक्षम बनना पड़ेगा, और किसान वर्ग को एक कम राशि का, कम ब्याज के दरों का ऋण उपलब्ध करवाना पड़ेगा। तभी हमारा कृषक जो है वो आगे वृद्धि करेगा। क्योंकि जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो सेकेंडरी स्किल के हो, टेरेशरी तृतीयक स्तर का हो, चतुर्थक स्तर के हो या पंचम स्तर के हो, लेकिन उनकी जो बेसिक है वो प्राथमिक व्यवसाय पर ही टिकी है। और प्राथमिक व्यवसाय क्या है, प्राथमिक व्यवसाय में आखेट है, संग्रहण है, गैदरिंग है, एग्रीकल्चर है, पशुपालन है, खनन क्रिया है। तो ये जो बेसिक हैं ये हमारे प्राथमिक उद्योग हैं, ये प्राइमरी ऑक्यूपेशंस हैं। यदि हम प्राइमरी ऑक्यूपेशंस को मजबूत नहीं करेंगे तो हम सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी को हम मजबूत नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विशेषकर जो हमारे प्राथमिक व्यवसाय हैं उन्हें हमें मजबूत करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा, और इसलिए जो एग्रीकल्चर है उस एग्रीकल्चर को भी वित्तीय मंत्री ने इस प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया। नेक्स्ट, मत्स्य पालन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मत्स्य पालन पर भी जोर दिया गया, क्योंकि हमारे इस लॉकडाउन पीरियड में, इस महामारी के इस समय में हमारे जो मछुआरे थे वह भी प्रभावित हुए। और यूँ कहें कि केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व पे जो सी फूड, यानी कि एक तो हम लैंड फूड का यूज़ करते हैं, एक तो वह उस खाद्य पदार्थ का यूज़ में ले रहे हैं जो हमारे किसान हमारे खेतों में, चाहे वे हमारे देश का किसान हो, चाहे वो इस पूरे USA, रूस, चीन, ब्राज़ील यहाँ का किसान हो। तो एक तो हम लैंड पर उगा कर उस चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, और एक हमारे समुद्रों में जो सी फूड होता है, समुद्री जो खाना होता है, तो ये हमारे जो मछुआरे हैं ये इस तरह के कार्य करते हैं, तो ये भी इनसे प्रभावित हुए हैं। तो इनके लिए भी एक विशेष आर्थिक पैकेज इस प्रोजेक्ट के तहत, इस अभियान के तहत इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण सेक्टरों को, जो हमारे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स हैं, उन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी हमने डेवलप करना है। यदि वे डेवलप नहीं होंगे तो फिर आगे की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। इन सेक्टरों को क्या करना है, इन सेक्टरों की क्षमता का निर्माण करना है, यानी इन्हें डेवलप करना है, उस लार्ज स्केल पर डेवलप करना है जो पिछले 3-4 महीने से मंदी के दौर से बिल्कुल समाप्त हो गए हैं या बिल्कुल नीचे वाली अवस्था में खड़े हैं, जिनका स्तर सबसे निचला हो चुका है। हमें उस स्तर को भी ऊपर उठाना पड़ेगा, हमें मजबूत होकर दिखाना पड़ेगा, तभी हम अन्य देशों से फाइट कर सकते हैं। प्रशासनिक सुधारों का उपाय करना पड़ेगा, प्रशासनिक स्तर पर भी हमें सुधार करने पड़ेंगे, हमारी सोच को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें लगभग ये मान के चलिए 2020 या यूँ कहें कि हाफ 2021, यानी कि लगभग 1 साल, यानी आज से हम काउंट करें तो लगभग 1 साल या फिर इस साल का अंत तक हमें इस महामारी के साथ चलना ही पड़ेगा। हमें इसके साथ स्टेप बाय स्टेप चलकर हम किस प्रकार से हम खुद को भी सेव कर सकें, हम अपने दूसरे को भी सेव करके चलना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार भी प्रदान करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए।
हमारे किसानों के हाथों को मजबूत किया जाए, जिसके माध्यम से वह किसान हमारे खेतों में मेहनत करें और हमें उचित उत्पादन और अधिकतम उत्पादन लाकर हमें हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाए। ठीक है, तो हमें मत्स्य पालन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्षमता का निर्माण करना पड़ेगा, अधिक क्षमताओं का निर्माण कर सकें हम, और प्रशासनिक सुधार भी हमें करने पड़ेंगे, जिसके माध्यम से इन लोगों को उचित सेवाएं मिल सके। इन्हें जो इनका राशि इनको चाहिए, चाहे वो कम ब्याज ऋणों पे इनको छूट चाहिए, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो देखिए, हमारे जो मत्स्य उद्योग हैं, हमारे जो मछुआरे हैं, उनके लिए क्या कार्य किया गया है? उनके लिए जो कार्य किया गया है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एक योजना का क्रियान्वयन किया गया है जिसका नाम मत्स्य संपदा योजना यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ही रख दिया गया। तो इससे होगा क्या? इससे हम हमारे जो मछुआरे हैं, उन मछुआरों के लिए हम 20,000 करोड़ का प्रावधान दिया जाएगा। कितना? 20,000 करोड़ का प्रावधान दिया जाएगा। तो ये प्रावधान क्यों दिया जा रहा है? ताकि हमारे जो मछुआरे हैं, जो तटीय क्षेत्रों में मछलियों को पकड़ने का कार्य करते हैं, मछलियों को पालने का कार्य करते हैं, और एक बहुत बड़ी सी फूड को ये जुटा पा रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं जिस प्रकार से जनसंख्या बहुत तेज़ गति से भारत की डेवलप होती जा रही है। आज हम बात करें तो हम देखें, हमने लास्ट लेक्चर जो हमारा था विश्व जनसंख्या दिवस पर, मैं वो जो लेक्चर लेकर आया था करंट अफेयर्स का, उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत की 138 करोड़ जनसंख्या है। उस जनसंख्या का हमें क्या करना है? भरण पोषण करना है। और उस जनसंख्या का यदि हमें भरण पोषण करना है तो हम लैंड फूड पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि लैंड फूड क्या है? जब तक हमें मिल रहा है, जब तक हमें मिलता रहेगा, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दालें हों, चाहे वो अन्य कोई मोटा अनाज की किस्में वगैरह हों। लेकिन जब वो मिलना बंद हो जाएगा या उनकी कमी आ जाएगी तो हमें सी फूड की तरफ निर्भर होना पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि हमने इनका स्टॉक कर रखा है। अभी आपने देखा होगा कि राशन कार्ड के तहत जो गरीब परिवार हैं, ठीक है, जो बीपीएल परिवार हैं, उन्हें सरकार, केंद्रीय सरकारी स्तर पर और राज्य सरकारी स्तर पर उन्हें चावल वितरित किया गया, गेहूं वितरित किया गया, दालें वितरित की गई, और उन्हें जो भी आवश्यक सामग्री है उसके पैकेज किट बना के वितरित किए गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें इनका विशेष ध्यान रखना होगा। इसलिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसलिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान दिया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। उसके बाद लगभग 15,000 करोड़ का लगभग 15,000 करोड़ का पशुपालन बुनियादी ढांचा, यानी पशुपालन, यानी कि हमारे जो पशुपालन भाई बहन हैं उनके लिए भी हमने क्या किया है, 15,000 करोड़ का एक बुनियादी ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयार करना है। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके हमें क्या करना पड़ेगा? डेयरी प्रसंस्करण यानी डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट को भी डेवलप करना पड़ेगा। साथ ही साथ पशु चारा और मूल्य संवर्धन में निवेश को बढ़ावा दिया जाए। तो 15,000 के उस राशि से, 15,000 करोड़ की उस राशि से पशुपालन के क्षेत्र में हम बुनियादी ढांचे को विकसित करें, डेयरी प्रसंस्करण उद्योग को हम बढ़ावा दें, डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट को हम बढ़ावा दें, मूल्य संवर्धन का कार्य करें और पशुओं के लिए चारे पर निवेश किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण, यानी हमने कृषि के क्षेत्र में भी कार्य किया, हमने मत्स्य क्षेत्र में भी कार्य किया और हमने पशु संपदा के क्षेत्र में भी कार्य कर लिया, और हमने सबसे पहले उद्योग के क्षेत्र में जो निवेश की और जो टर्नओवर की एक जो वर्गीकरण था उसको एक नवीन रूप दिया। तो हमने उद्योगों के लिए काम किया, ठीक है, हमने कृषक के लिए काम किया, हमने मत्स्य पालन के लिए काम किया, हमने साथ ही साथ हमने किसके लिए काम कर लिया? हमने पशुपालन के लिए भी कार्य कर लिया। नेक्स्ट, और क्या कार्य किया, क्या महत्वपूर्ण रहा? तो इसमें महत्वपूर्ण ये था कि हमने ऑपरेशन ग्रीन्स, ये ज़रूर ध्यान रखें, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है,
ठीक है, आपको स्टेटमेंट दे सकता है, स्टेटमेंट A, B, C, D, और आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन ग्रीन्स में शामिल है और क्या नहीं है। तो देखिए, ऑपरेशन ग्रीन्स को बढ़ावा देना, ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है ना, GREENS, ग्रीन्स, ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है, यानी ग्रीन्स मतलब क्या, हरा, यानी ग्रीन की बात करें तो क्या, हरा, तो हरा भरा क्या हो सकता है, तो हरा भरा क्या हो सकता है, हम कहते हैं हरी भरी सब्जी खानी चाहिए, तो ठीक उसी प्रकार से ये भी वही है, ऑपरेशन ग्रीन्स नाम दिया गया है, ऑपरेशन ग्रीन से नाम दिया गया है, इसको बढ़ावा देना। अब इसमें क्या चीज़ें रखी गई हैं, देखें, टमाटर, प्याज, आलू, टमाटर, प्याज, आलू, टमाटर, प्याज, आलू तथा अन्य सभी फलों और सब्जियों को बढ़ाया जाएगा, इनके उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। बेसिक हमें क्या चाहिए, टमाटर, मसाले के लिए टमाटर, प्याज और आलू, ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा प्याज के दाम बढ़ते हैं, हम कहते हैं प्याज ने रुलाया, है ना। टमाटर, प्याज, टमाटर और आलू, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो हर घर में आपको मिले ही मिले, हर मसाले में इन 2 चीज़ों का तो होना बहुत ज़रूरी है, प्याज और टमाटर, 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो प्याज और टमाटर और साथ साथ में आलू, और साथ में क्या करना है, हमें समस्त फल, जितनी भी फल हैं उन सभी और सब्जियों को क्या करना पड़ेगा, इनके उत्पादन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम इनके उत्पादन को नहीं बढ़ा पाएंगे तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि जहां हमारी जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन हम उसको उतना नहीं खिला पा रहे हैं, तो इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, तो महत्वपूर्ण ये है कि हमें कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, बिजली क्षेत्र, सामाजिक आधारभूत ढांचा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा, यानी कि कितने इम्पोर्टेंट है ये 8 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताएं कि इन 8 महत्वपूर्ण जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, महत्वपूर्ण जो क्रियाकलाप है, हमें इन पर भी जोर देना पड़ेगा। यानी ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए, कोयला, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी मशीन इनको चलाने के लिए क्या चाहिए, कोयला चाहिए। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, ठीक है, तो क्या चाहिए, हमें खनिज, मिनरल्स हमें चाहिए होंगे। रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले, लगभग 1 महीना पीछे चलें तो अभी हमने पढ़ा था कि चीन के द्वारा आक्रमण किया गया, पाकिस्तान द्वारा आक्रमण होता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं उन बाउंड्रीज़ को सिक्योर करना पड़ेगा। उन बाउंड्रीज़ को सिक्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी मिलिट्री को, हमारी आर्मी को हमें क्या देना पड़ेगा, हथियार देने पड़ेंगे। तो हमें रक्षा को क्या करना पड़ेगा, रक्षा का उत्पादन करना पड़ेगा। नागरिक उड्डयन, नागरिक उड्डयन मतलब जो हमारी फ़्लाइट्स वगैरह हैं, ठीक है, हमें नागरिकों को आने जाने के लिए जो फ़्लाइट्स वगैरह हैं उनका हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा, उनको बढ़ाना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण है। बिजली के क्षेत्र को बढ़ाना, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मशीनें चलेगी, रोज़गार के साधन चलेंगे, शिक्षा के क्षेत्र चलेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन बिजली के क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। यदि ये नहीं बढ़ते हैं तो आने वाले समय में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें सामाजिक आधारभूत ढांचा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के लिए भी हमें कार्य करना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम मंगलयान की हम तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में हम मंगलयान को भेजने की तैयारी हम कर चुके हैं, और 2021-22 तक हम ये कार्य कर लेंगे, ठीक है। तो हमें अंतरिक्ष में और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी कार्य करना पड़ेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि मनरेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, जो मनरेगा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा का जो कार्य होता है, उन मनरेगा के कार्यों के लिए लगभग कितना, 40 करोड़ रुपए, लगभग 40 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। 40 करोड़ की क्या की गई है, वृद्धि की गई है। ये वृद्धि इसलिए की गई है, इसका मूल कारण क्या रहा वृद्धि करने का, तो इसका मूल कारण ये था कि जो प्रवासी मजदूर, विभिन्न राज्यों से जो प्रवासी मजदूर अपने अपने गृह राज्यों में आ गए हैं, तो अब इन्हें क्या चाहिए, अब इन्हें राशि चाहिए होगी, इन्हें खर्च करने के लिए कुछ पैसा चाहिए होगा, क्योंकि कुछ देकर ही ले पाएंगे। अनाज लेना हो, मसाले लेने हों, सब्जी लेनी हो, तो जब तक इनके पास पैसा नहीं होगा तो ये मज़दूर लोग जो अन्य राज्यों से अपने गृह जिले आए, अपने गृह राज्य आए, तो ये कहाँ से लेंगे, तो मनरेगा को बढ़ावा दिया गया। और जब मनरेगा को बढ़ावा दिया गया तो मनरेगा के लिए अतिरिक्त राशि का
योगदान इसमें दिया गया और लगभग कितना, लगभग 40,000 करोड़ अतिरिक्त वृद्धि की गई, क्योंकि जो मजदूर आए हैं, जो प्रवासी कामगार लोग आए हैं अपने अपने राज्यों में, तो उनको इसमें लगाया गया, या वे लोग स्वतः ही उसमें लगे हैं ताकि उनको कुछ मिल सके, उन्हें कुछ राशि जुटा पा सके। ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय और डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का क्रियान्वयन करना, यानी स्वास्थ्य की भी हमें क्या करना है, डेवलप करना है। स्वास्थ्य के क्षेत्रों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। अभी देखा जाए तो संपूर्ण इस लॉकडाउन पीरियड में, महामारी के इस दौर में बड़ी से बड़ी जो शक्तियाँ हैं, लाइक इटली है, स्पेन है, यूएसए है, चीन है, इन जैसे जो विकसित कंट्रीज़ हैं, विकसित देश हैं, इनके भी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो लगभग चरमरा गई थी और ऐसी स्थिति पर आ गई थी जहाँ पर अमेरिका आप देखें, जहाँ पर पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा हैं और डेथ्स भी बहुत, जो रेट है डेथ्स का वो भी बहुत ज़्यादा है। भारत में देखा जाए तो भारत में इन सभी चीज़ों की फैसिलिटी, हालांकि मेडिकल फैसिलिटी कम है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक होने के साथ साथ इन चीज़ों पर काफ़ी हद तक हमने काबू किया था, जो कि एक पीक लेवल पर हमने देखा था कि मार्च, अप्रैल और मई के सेशन में बहुत एक पीक लेवल पर कोरोना वायरस था। इसको हमने उस हद तक काफ़ी कंट्रोल में हमने किया है और अभी भी हम उसको कंट्रोल में कर रहे हैं। हालांकि ये एक स्प्रेडिंग का दौर है और हम जिस तरह से हम ओपन हो चुके हैं, हम आए जा रहे हैं, हमारे ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल्स वगैरह जा रहे हैं, या हम मार्केट वगैरह शॉपिंग वगैरह करने भी जा रहे हैं, तो ये रेट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन उतना ही हमारी जो रिकवरी रेट है वो भी बैलेंसिंग में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य मिशन को भी हमने क्रियान्वयन किया है, उसे भी हमें मजबूत करना होगा। छात्रों के लिए भी कुछ किया गया है, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ क्रियाएं की गई हैं। एक तो PM ई विद्या और मनोदर्पण जैसे कार्यक्रम को बनाया गया है, इसको लॉन्च करना है, इनका आयोजन करना है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और वर्ष 2020-21 में राज्यों की उधार की जो सीमा है उसको भी बढ़ावा दिया गया। 2020-21 में राज्यों की जो उधार की सीमा है उसको भी 3% से बढ़ाकर 5% बढ़ाने का निर्णय लिया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू रहा कि हमने हर क्षेत्र में कार्य किया, हमने हर क्षेत्र की एक नॉलेज आपके सामने रखी और साथ ही साथ हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने भी इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया। सभी चीज़ों को इन्होंने समान तवज्जो दिया, समान क्रियाएं इन्होंने की। जैसे हम बात करें, जैसे उद्योग के क्षेत्र में भी कार्य, उद्योग के क्षेत्र में हमने पढ़ा, MSME को पढ़ा, हमने कृषि के क्षेत्र में भी इसमें शामिल किया, कृषि को भी शामिल किया, मत्स्य को शामिल किया, पशुपालन को शामिल किया और इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य। तो ये मुख्य रूप से जो भी ये महत्वपूर्ण इस स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा संबंधित, पशुपालन संबंधित, हमारी अर्थव्यवस्था संबंधित जो भी एक प्रारूप बनाया गया इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, ये बहुत महत्वपूर्ण था और इसके तहत 20 लाख करोड़ रुपए की एक राशि दी गई। उस राशि के तहत हम ये सारे जो हमारे कार्य हैं वो उसको हम अंजाम देंगे और जो हमारे 5 पिलर्स हैं, यानी अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, व्यवस्था, जागरूक जनता और मांग, इन सभी को हम 5 पिलर्स में शामिल करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से मैंने छोटे प्रारूप में बहुत अच्छे ढंग से जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं अक्सर हो सकती है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होगी, क्वेश्चन आपसे वहाँ से पूछ सकता है एग्जामिनर, तो मैंने छोटे प्रारूप में बहुत सीमित समय में अच्छे ढंग से एनालिसिस करके आपको ये मैंने बता दिया किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं एनालिसिस प्रकार के। उसमें MSME बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर ध्यान रखें। और जो मैं बेसिक जो भी मैंने बातें आपको बताई है, नोट्स प्रारूप में मैंने आपको PDF प्रोवाइड करा दी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। इसको आप एक बार ढंग से पढ़ें तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हम एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। यदि आपको ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि दूर दराज के जो लोग हैं, दूर दराज जो ग्रामीण हमारे भाई बहन विद्यार्थी जो बैठे हुए हैं, उन्हें भी इस चीज़ की
पहुंच उन्हें मिल सकें, इसे पढ़ सकें और वह अपने इस अभियान के तहत जो मैंने एक बीड़ा उठाया है कि यूट्यूब पर जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, मोस्टली मैं ज्योग्राफी स्पेशल से बात करूं तो ज्योग्राफी के सारे कंटेंट में आपको रीड स्पेशल की सीरीज़ है, उसमें भी मैं सारे कंटेंट आपको क्लियर करवाऊंगा। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 3 टॉपिक ऑल हो चुके हैं, ये 3rd टॉपिक था। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 कंटेंट को शामिल करेंगे और अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराऊंगा। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।